Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 29th of September 2024. तो गाइज आज है तारीख 29 सितंबर 2024 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है ट्रिनिडेड टोबैगो को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है डेली बेसिस पे। यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बात हो रही है। कई बार बहुत डिटेल से इस मिसाइल के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सवाल यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल कौन सा मिसाइल है। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये बैलिस्टिक मिसाइल है, या ऑप्शन नंबर बी, क्या ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, ऑप्शन नंबर सी, क्या ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, या ऑप्शन नंबर डी, क्या ये सबसोनिक मिसाइल है। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और एक बार सबसे पहले नजर ये मारते हैं कि आज हमारे सेशन में क्या क्या चीजें होने वाली हैं जिसको हम कवर करेंगे। तो दोस्तों आज के अखबार में पेज नंबर 1 पर एक सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिलेगा, जहां पे बात हो रही है हिजबुल्लाह के चीफ को मार दिया गया है। इजराइल की एक स्ट्राइक हुई लेबनान के अंदर में, बहुत बड़ी स्ट्राइक, बहुत बड़ा डिजास्टर लेबनान के अंदर में क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह के चीफ की जान जा चुकी है। इसको लेकर वैसे तो कल बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हो रहे थे, लेकिन अभी हिजबुल्लाह ने खुद इसको कंफर्म कर दिया है। तो ये मामला कितना ज़्यादा गंभीर हो सकता है पूरे वेस्ट एशिया के अंदर में, इसको हम बहुत ही विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद आज ही दूसरा न्यूज़ आर्टिकल भी है, क्योंकि आपको पता है आज संडे है। संडे में न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स कम आते हैं, एडिटोरियल, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट ये सब कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने जो है तो साइंस एंड टेक वाला पेज है, जो आज का पेज नंबर 11 है। एक आर्टिकल प्रेजेंट है जहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हेपेटाइटिस ई वाला इन्फेक्शन है ये ह्यूमंस के अंदर में पिग्स के माध्यम से, सुअर के माध्यम से ट्रांसमिट हो सकता है, जिसको लेकर बहुत सारे जो यहाँ पर डिटेल्स है वो पब्लिश की गई हैं। तो हेपेटाइटिस को लेकर आज हम बहुत डिटेल से बात करेंगे, इंडिया का कनेक्शन क्या है, प्लस दुनिया भर में क्या सिनेरियो आपको हेपेटाइटिस को लेकर देखने को मिलेगा। देन अगला आर्टिकल, आज का आर्टिकल ऑफ द डे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में 3 सवाल पूछे हैं प्रीलिम्स में, वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो पेज नंबर 11 पर ही है, यहाँ पे बात हो रही है इंडियन वाइल्ड एस के बारे में। ये पर्टिकुलर जो वाइल्ड एस है आज के समय पर काफ़ी ज़्यादा खतरे में है। इसी को लेकर यहाँ पे राइटर ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। रन ऑफ कच्छ के बारे में बात करेंगे, इंडियन वाइल्ड एस के बारे में बात करेंगे, जिसको हम खुर बोलते हैं। लगातार इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, जबकि वहाँ पे इसके ऊपर कोई प्रीडेटर यानी कि शेर, चीता ऐसा जानवर नहीं है, फिर भी पॉपुलेशन कम होना ये तो थोड़ा सा चिंताजनक विषय यहाँ पर हो सकता है। तो क्या है मामला जानेंगे, लेकिन उसके बाद एक और आर्टिकल है दोस्तों। यहाँ पे बात हो रही है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। वैसे इस प्रकार के कई टॉपिक हमने अभी कुछ दिनों पहले डिस्कस किए हैं, लेकिन आर्टिकल ये थोड़ा सा अलग है। बात हो रही है कि जो केरला है वो भारत सरकार का जो एक रूल है H1 रूल 2011 का, इसको ये इन्फोर्स कर रहे हैं और इस रूल के माध्यम से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जैसे केसेस को रोकने के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन क्या ये रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे, उसको लेकर ये आर्टिकल पब्लिश है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन जैसा आपको पता है ये सब तो डिस्कस होना ही है इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने थंबनेल वाले आर्टिकल के साथ में। थंबनेल वाला आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा काम का है, स्पेशली आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हुआ यहाँ पर एक्चुअली में ये, हाल ही में आपने यहाँ पर इन फीमेल वर्कर को लेकर बहुत सारे न्यूज़ देखे होंगे। 26 साल की यहाँ पर एक फीमेल है जिनका नाम है एना सेबेस्टियन। तो रिसेंटली यहाँ पर इनकी डेथ हो गई है, और डेथ होने के पीछे का कारण है ओवरवर्क। होता यहाँ पर यह है कि एक बहुत ज़्यादा टफेस्ट एग्जाम क्लियर करती हैं, सीए का एग्ज़ाम। फिर उसके बाद एक कंपनी में जॉब मिलती है इनको, EY कंपनी में, और उस कंपनी की साइड से इतना ज़्यादा लोड इनके ऊपर डाल दिया गया, इतना ज़्यादा ओवरवर्क इनको करना पड़ा, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। जिसको लेकर लगातार टॉक्सिक वर्क कल्चर को लेकर बात यहाँ पर हो रही है। तो आज हम समझेंगे भारत के कॉर्पोरेट्स के अंदर में जो टॉक्सिक वर्क कल्चर है वो किस तरीके से चल रहा है। उसके अलावा दोस्तों दुनिया भर में भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है, जहाँ पे जो कंपनीज़ हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर में इतना ज़्यादा बर्डन डाल देती हैं, जिसकी वजह से वो जो लोड है वो एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं झेल पाता।
और एट द लास्ट यहाँ पर अपनी जो कैपेसिटी वगैरह है उसके बियॉन्ड जाकर उस इंसान की डेथ हो जाती है। तो पूरा मामला क्या है काफ़ी विस्तार से बताऊंगा, और इसी आर्टिकल के अंत में मैं एक क्वेश्चन भी आपको दूंगा जिसके आधार पे अपना ओपिनियन आपने शेयर करना होगा, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मामला यहाँ पर एना सेबेस्टियन पेरेल का है। ये वो फीमेल वर्कर है जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो हुआ यहाँ पर ये एक बहुत ही खतरनाक इनकी डेथ हुई। 26 साल की थी ये, ईवाई एम्प्लॉई थी। ईवाई एक कंपनी है जिसमें यहाँ पर इनकी जॉब लगती है और अपना एग्ज़ाम वगैरह क्रैक करने के बाद में। अब होता यह है कि एना की जो मदर हैं, इनकी जो माँ है वो यहाँ पर ये क्लेम करती हैं कि जो वर्क प्रेशर था वो इनकी बेटी के ऊपर में बहुत ज़्यादा था, और यही वर्कलोड इतना ज़्यादा बढ़ता चला गया कि वो लंबे लंबे घंटों तक काम कर रही थी। और मतलब कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जैसी चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिल रही थी। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो इस मुद्दे को उठाने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, वो ज़्यादा बता नहीं पाते, खुलकर बोल नहीं पाते। अब इनका ये केस आया तो लगातार दुनिया भर से और इंडिया से भी बहुत सारे यहाँ पर आप देख पाएंगे लोग हैं, इनके सपोर्ट में ट्वीट कर रहे हैं, फिर वो बता रहे हैं कि हाँ क्या कंडीशन है, हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फिर जॉब पे एक खतरा आ जाएगा। उनको ये जो जॉब मिली है उस पर एक बहुत बड़ी आंच आ जाएगी ये इसकी वजह से। तो अगर हम वैसे अपनी कॉरपोरेट कंपनीज़ को देखें तो इन सब कंपनीज़ के अंदर में एक इनिशिएटिव चलता है, वेलनेस इनिशिएटिव। ये अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखने के लिए, अपनी हेल्थ जो है एम्प्लॉयज़ की उसके ऊपर फोकस करने के लिए एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव सब में रहता है। लेकिन फिर भी ये सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ की वेलबींग को ऊपर नहीं रख पा रही हैं। अगर यार उनकी हेल्थ अच्छी होगी तभी तो वो ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाएंगे, अपने कंपनी के प्रति कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। लेकिन आप उनकी हालत ऐसे ही करते रहो कि 18 घंटे काम करना है, तो फिर यहाँ पे आप वो जो प्रोडक्टिविटी है उसको आप बहुत ज़्यादा कम समझिए। एक्सपर्ट्स का यहाँ पर यह कहना है कि देखिए, होता यहाँ पर यह है कि हमें ज़रूरत होती है एक अच्छे लीडरशिप की, और उससे भी काम हो सकता है प्रॉपर मैनेजमेंट की। स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स वगैरह होने चाहिए जो कि होते भी हैं जगह जगह पर। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में लगातार प्रेशर पे प्रेशर डाला जा रहा है अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर में। और ये जो केस आया है दोस्तों इस एम्प्लॉय डेथ का, इसमें बहुत सारे एथिकल इशू हैं। तो इस टॉपिक को आप अपने एथिक्स जीएस पेपर नंबर 4 से भी लिंक करके समझिएगा। सबसे पहली चीज़, जब हम बात करते हैं वर्क प्लेस स्ट्रेस की और मेंटल हेल्थ की, तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि देखिए जो बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है ना, लंबे लंबे घंटों तक, 18 घंटे तक काम करना, उसके बाद बचे क्या ज़िंदगी में फिर। तो जो ये स्ट्रेस होता है ये बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हार्म करता है। फिजिकल हेल्थ तो ख़राब होती है, आंखें ख़राब हो जाना, ब्रेन डैमेज हो जाना, है ना, इतना ज़्यादा यहाँ पर आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ बिल्कुल बर्बाद सी हो जाती हैं। हेल्थ, आप बैठे एक जगह पे कुछ नहीं कर पा रहे, खाया बैठे फिर से यहाँ पर वर्क करने लगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ओबेसिटी है वो देखने को मिल जाता है। मेंटल हेल्थ पूरी तरह से बिगड़ जाता है। फिर यहाँ पे बहुत सारी चिंताएं पैदा होने लगती हैं अपने वेलबींग के बारे में। दूसरा यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, टॉक्सिक वर्क कल्चर। एक ऐसा कल्चर जहाँ पे इस ओवर वर्क को नॉर्मलाइज कर दिया गया है, यही सबसे बड़ा इशू है। जहाँ पे इसको नॉर्मल समझा जा रहा है कि ठीक है यार क्या बात है, 10-15 घंटे तो काम करना है, वो कर रहा है, सबको करना चाहिए। और आजकल तो ऐसे बड़े बड़े यहाँ पर लोग भी आ चुके हैं कि एक इंसान को इतना काम करना चाहिए, उतना काम करना चाहिए, ऐसे इंटरव्यूज़ में यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो वर्क कल्चर है जिसमें ओवर वर्क जैसी चीज़ है या एक्स्ट्रा लोड जो डाल दिया जाता है ना, और इसको जो सपोर्ट मिला है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन रही है। ये एक अनएथिकल वे में देखा जा सकता है अगर हम इस केस से लिंक करें। इस केस की चर्चाएं हो गई सबसे ज़्यादा, तो ये मामला सामने आ गया। ऐसे कई गुना ज़्यादा केस होते होंगे जिसके बारे में जानकारी हमको नहीं मिलती है। और पता है, चलो ये सब कुछ तो हुआ, सबसे बड़ी दुखद बात क्या थी, जब यहाँ पर उन लेडी की डेथ होती है, तो जो भी यहाँ पर आप कह सकते हैं फ्यूनरल एक्टिविटीज़ होती हैं डेथ के बाद में, जो भी यहाँ पर कार्य किया जाता है, तो उसमें कंपनी का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं था। आप इमेजिन कर रहे हैं, ये बात सोच रहे हैं, कंपनी की वो वर्कर हैं, उनके डेथ के बाद में जितनी भी फ्यूनरल एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे कोई नहीं आया। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है यहाँ पर कि लोगों में ना कोई एम्पैथी है, ना कोई इमोशन सपोर्ट है, कुछ भी नहीं है। तो जो कि ज़रूरी होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी सपोर्ट लोगों के प्रति नहीं देखने को मिला। दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिटेलिएशन एंड फियर ऑफ रिपरकशंस। जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो लगातार यहाँ पर हेजिटेट कर रहे हैं किस चीज़ के बारे में, कि इस पर्टिकुलर स्ट्रेस को बताने के बारे में। ये जो स्ट्रेस उनके ऊपर पड़ रहा है वो इसको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ना ही यहाँ पर बता पा रहे हैं, है ना, समझ गए? क्योंकि एक डर है काम का कि छूट जाएगी जॉब, इस तरीके की यहाँ पर एक प्रॉब्लम्स का।
फिर बात आती है यहाँ पर अनक्लियर एक्सपेक्टेशंस एंड अनरियलिस्टिक वर्कलोड्स के बारे में। यहाँ पे एक्चुअली में होता यह है, अब देखो यार यहाँ पे हो क्या रहा है, जो एम्प्लॉय है, एक इंसान है, उसकी वर्क करने की कैपेसिटी है यहाँ पर 10 घंटे, आप उससे करवा रहे हैं 15 घंटे, उससे करवा रहे हैं 8 घंटे, है ना, और उससे आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं बिल्कुल अलग कि यार ये बढ़िया काम करके देगा, ठीक है, करवाएंगे, हम प्रेशर डालेंगे, करेगा कैसे नहीं। तो ये सब क्या चीज़ें हो रही हैं, जो लेबर प्रैक्टिस है उसका वॉयलेशन है नहीं है, जो आपके पास में नियम है उनका वॉयलेशन है। फिर इन सब चीज़ों का असर किस पे पड़ रहा है, उसी व्यक्ति के मेंटल हेल्थ के ऊपर में पड़ रहा है। वो और ज़िंदगी में कुछ नहीं देख पा रहा है, बस खाली उसके ज़िंदगी में वो काम पड़ा है और सोना, वर्क करना, सोना, वर्क करना, बस। ना ही फैमिली के साथ में अच्छा कांटेक्ट है, ना ही वो यहाँ पर दूसरे सोसाइटी के साथ में अच्छा कांटेक्ट कर पा रहा है। फिर होता यह है कि वो इंसान ने इतना सारा काम करने के बाद में कंपनी को यहाँ पर एक अच्छा वैल्यू क्रिएट करके दिया। अब वो वैल्यू क्रिएट करने के बाद में क्रेडिट कौन ले गया, बॉस, मैनेजर। वो जो मैनेजर है सारा क्रेडिट ले जा रहा है अपने सबॉर्डिनेट का। तो भाई इससे यहाँ पर जो लोगों का कॉन्फिडेंस है और टूटेगा। जितना उसने वर्क किया है उस हिसाब से यहाँ पर उसको अप्रिशिएट तो करो, है ना, उसकी उस तरीके से वैल्यू तो करो, तो उसको मज़ा भी आएगा काम करने में। आप उतना काम भी कर रहा है वो, लेकिन उसको कोई ना अप्रिसिएशन मिल रहा है, ना ही उसकी कोई वैल्यू है उस समय पर भी, तो उसके साथ में क्या होगा, वो तो ये सोचेगा यार बस खाली काम कर रहा हूँ मैं फैमिली को चलाने के लिए आगे। ऐसी और एक्चुअली में अब बात यहाँ पर यह है कि जो एम्प्लॉय के लिए वेलफेयर पॉलिसीज़ होती हैं, भाई उनके कल्याण की बात नहीं होगी क्या? उनको लगातार यहाँ पे नेग्लेक्ट किया जा रहा है। कंपनी को या एम्प्लॉयर जिसने काम दिया है, मैनेजर को केवल काम करवाने से मतलब नहीं होना चाहिए, हर चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना होगा। समझ गए? आपने प्रॉमिस कुछ और कर दिए कि हाँ भाई इस तरीके से काम रहेगा, धीरे धीरे करके आपने यहाँ पर क्या कर दिया, एक्चुअली में अपना रूप बाद में दिखाना शुरू किया, जिसकी वजह से यहाँ पर वो इंसान फंस चुका है अब काम करने के लिए। या तो कोई एग्रीमेंट साइन कर लिया है, या एक बर्डन पड़ा है किसी चीज़ का कि यार मैं नहीं छोड़ सकता जॉब, मजबूरी है। तो ऐसे सिनेरियोज दोस्तों यहाँ पर उस एम्प्लॉय के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। अब होता यह है कि यही प्रॉब्लम है, 18 घंटे को लेकर ना एक डिबेट चलती रहती है। कोई कहता है अरे यार ठीक है, क्या दिक्कत है, सब कर रहे हैं हम भी कर लेंगे। इनको नॉर्मल वर्किंग आवर्स के तौर पर यहाँ पर नहीं इंकरेज नहीं करना है। आजकल यहाँ पर क्या हो रहा है, लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं कि यार 15 घंटे 18 घंटे तो काम कर ही सकते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन होता यह है कि ठीक है, अब बीच में एक आध दिन तो रेस्ट करने के लिए चाहिए, लेकिन हॉलीडेज जब छुट्टियां वगैरह पड़ती हैं तो भी माइंड में यही सब चीज़ें चल रही होती हैं। फ्री टाइम एक इंसान को नहीं मिल पा रहा होता है। अब जो मेजर रिक्वायरमेंट है यहाँ पर इस कल्चर की, वो यहाँ पर क्या है, टारगेट को पूरा करना अपने समय पर। टारगेट दे दिया, टारगेट को पूरा करना, नहीं तो फिर आपको सुनना पड़ेगा, चाहे आप 18 घंटे काम करो, चाहे आप सो मत, चाहे आप सो, वो आपकी मर्जी है। अब होता यह है कि हाल ही में एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया था। लिंक्डइन पोस्ट आती है सीईओ की साइट से, और उसका एक कंपनी के सीईओ हैं ना, तो लिंक्डइन पे पोस्ट डालते हैं जहाँ पे वो यंगस्टर्स को एडवाइस देते हैं कि जितने भी नौजवान लोग हैं उनको एक दिन में 18 घंटे काम करना चाहिए। मतलब अपना काम का जब शुरुआत हुई है तो कम से कम 4 से 5 साल में 18 घंटे यहाँ पे काम करना चाहिए अपने कैरियर में। लेकिन क्या हुआ, सीईओ को बहुत ज़्यादा यहाँ पर बैकलैश फेस करना पड़ा। लोगों ने बहुत खरी खोटी सुनानी शुरू करी ऑनलाइन। अब बात यहाँ पर यह है, इसको लेकर कोई मतलब रिपोर्ट वगैरह WHO की है या नहीं है, WHO वगैरह कुछ इस मुद्दे पे बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की दोस्तों एक स्टडी आई है, और वो स्टडी चौंकाने वाली है। स्टडी का कहना यह है कि लंबे समय तक, घंटों घंटों तक जो भी काम किया जा रहा है, उसकी वजह से 2016 के अंदर में 7,45,000 लोगों की जान गई। कहोगे लंबे घंटे काम करने की वजह से? हाँ, स्ट्रोक हो गया या हार्ट डिजीज़ के थ्रू यहाँ पर वो गुजरने लगे। तो ये सब जो स्ट्रोक और हार्ट डिजीज़ आज के समय पर देखने को मिल रही है, वो लंबे लंबे घंटे तक काम करने की वजह से, बेटर स्लीप ना लेने की वजह से, अनहेल्दी डाइट को गेन करने की वजह से यहाँ पर हो रही है। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई। अगर आप 55 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हैं एक हफ्ते के अंदर में, तो वो आपके हेल्थ के लिए थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। थोड़ा नहीं, सीरियस वर्ड है, तो मतलब ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इस पे जो कैपिंग आवर्स है ना, इस पे ध्यान रखिए। कैपिंग आवर्स ज़्यादा फायदेमंद रहेगा ना। कैपिंग आवर्स क्या होता है, उस एम्प्लॉय के हिसाब से चल रही है। वो जो एम्प्लॉय है कंपनी का, अगर वो ठीक है इतने घंटे काम करना चाहता है, आप जितने घंटे कह रहे हैं ठीक है, लेकिन वो किस तरीके से करना चाहता है, आप उसको उसके हिसाब से चल सकते हैं। तो वहाँ पे वर्कर की सुनी जाएगी, तो वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी यहाँ पर इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों मतलब ज़िंदगी में काम तो देखो सबको करना ही है कमाने के लिए। अब काम के साथ साथ लाइफ भी, दोनों चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इसको लेकर यहाँ पर एक ऑथर हैं सिद्धार्थ एस, 5 किताबें यहाँ पर उन्होंने लिखी हैं अलग अलग। इनका सजेशन है कि देखिए लाइफ और काम दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा जब भी यहाँ पर आप काम करें तो जो कमा रहे हैं, जो वेल्थ है, वेल्थ से पहले हेल्थ को रखें।
अपनी जो हेल्थ है वो भी इंपॉर्टेंट है और वेल्थ है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों में से हेल्थ ज़्यादा प्रायोरिटी पर है। हेल्थ आपकी रहेगी, आप पूरे परिवार को सपोर्ट कर सकते हैं, आगे बहुत सारा और भी काम कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखिए। उसके लिए यहाँ पर आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। समझ गए? क्लियर हो गया ये बात? तो यहाँ पे हमें माइंडसेट जो है ना वो भी थोड़ा डिफरेंट रखना पड़ेगा। कोई इंसान है जिसका माइंडसेट बस खाली यही है कि बस मुझे काम ही काम करना है, कुछ आगे नहीं करना है, उसको माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट करना होगा, आगे बढ़ाना होगा। नहीं भाई, मुझे भी यहाँ पर मैं जॉब आज के समय पर ले रहा हूँ तो मुझे आने वाले समय पर जॉब क्रिएटर भी बनना है। तो डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। समझ गए? चलिए आते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोगों के सजेशन में चाहता हूँ, चाहो तो आप इस आंसर का मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप तो लिख कर सीधा टेलीग्राम पे सबमिट कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में। आप लोगों को आज ज़्यादा फोर्स करूंगा कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर लिखिए। ठीक है, मैं आप सभी लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज है वो जानूंगा। यहाँ पे बात हो रही है डिस्कस द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टॉक्सिक वर्क कल्चर इन ऑर्गेनाइजेशन। भारत के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनमें जो ये टॉक्सिक वर्क कल्चर है, इसके कारण और इसके परिणाम क्या हैं, पहले तो ये डिस्कस करना है। फिर आपने बताना है हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे एक अच्छा पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट बना सकें, और कुछ एग्जांपल्स दीजिए अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए। 250 शब्दों में लिखने की कोशिश करना। नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ सभी लोग यहाँ पर इसका आंसर देने की कोशिश करना पॉइंट्स के अंदर में। अरे यार 10 से 15 पॉइंट तो लिख ही सकते हैं ना हम सभी लोग, तो इतना काम फालतू की टाइपिंग करने में लगोगे, यहाँ पे करना वो। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सा अपडेट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा भी हमने आर्टिकल डिस्कस किया, इस आर्टिकल में ये सभी बैकग्राउंड डेटा डिस्कस किया। ये सब डेटा दोस्तों आपको एक सिंपल से पीडीएफ में कंपाइल करके दिया जाता है, एक ऐसा पीडीएफ जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। एक ऐसा ग्रुप आपको मिल जाता है जहाँ पे सभी कंटेंट पीडीएफ के फॉर्म में हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाया जाता है। इस ग्रुप में सभी करंट अफेयर्स का कंटेंट आपका सिक्योर हो जाता है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, नोट्स वगैरह बनाने की टेंशन आपकी खत्म सी हो जाती है। ये सब कुछ एक ही जगह पर अवेलेबल करवा दिया जाता है। ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट बहुत ही मिनिमम है। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज करना, लिख देना आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का आप मैसेज कर दोगे, वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदे हो रहे हैं। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं उसके बाद अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पे एक आर्टिकल प्रेजेंट है जहाँ पे बात हो रही है हिजबुल्लाह के चीफ को मार दिया गया है लेबनान की साइड से, मतलब लेबनान के अंदर में इसराइल की स्ट्राइक की वजह से। मैटर क्या है ज़रा ये समझिए। अभी थोड़े दिनों पहले इसराइल ने एक बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक किया लेबनान के ऊपर में। ये जो वॉर चल रहा था इसराइल वर्सेस गाज़ा का, ये अभी के समय पर बदल चुका है इसराइल वर्सेस लेबनान के बीच का। लेबनान के ऊपर में लगातार इसराइल ने बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से बॉम्बार्डिंग करी है। ऐसी बॉम्बार्डिंग करी है कि जितनी बिल्डिंग थी सब गिरा दी हैं, पूरा चपटा सा हो गया वो रीजन। तो इवन यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि साल 2006 से अभी तक का इसराइल का ये सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक हुआ है हिजबुल्लाह के ऊपर में। नाउ हिजबुल्लाह कहाँ पर है, चलिए ये देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख पाएंगे ये इंडिया का मैप है। इंडिया से चलना है हमें यहाँ पर अपने वेस्ट एशिया की साइड में। ये आपको इसराइल लिखा दिखा रहा होगा, यहाँ पर इसराइल है। इसको मैप को जूम करते हैं तो हम जो पोर्शन जूम कर रहे हैं स्पेशली वो ये वाला पोर्शन है। जूम कर दोगे तो ऐसा दिखाई देगा। ये है दोस्तों इसराइल, ये है ऊपर लेबनान, और ये है गाज़ा पट्टी। गाज़ा पट्टी जिसको यहाँ पर हमास रूल कर रहा है। अभी तक यहाँ पर ये इसराइल वर्सेस हमास हो रहा था पूरा मामला, जो कि अभी भी चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे करके लेबनान भी यहाँ पर इस पूरे युद्ध में उतरा, क्योंकि लेबनान के अंदर अगर आप देख पाएंगे तो ये वाला पोर्शन, इस वजह से इसी पोर्शन को हाईलाइट किया। वैसे ऊपर आप देख पाएंगे तो लेबनान थोड़ा लंबा तक जाएगा। ये नीचे सदर्न पोर्शन लेबनान का दिख रहा होगा आपको, बीच में यहाँ पर यह बॉर्डर है। लेबनान का सदर्न पोर्शन इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस वाले पोर्शन पे दोस्तों एक ग्रुप है हिजबुल्लाह। ठीक है, जैसे हमास है ना, वैसे ही हिजबुल्लाह भी एक ग्रुप है जो इसराइल के अगेंस्ट में है और इसराइल के ऊपर में लगातार रॉकेट्स फायर करता है। तो इसराइल ने भी यहाँ पर अभी बहुत सारे रॉकेट्स फायर किए हैं लेबनान के ऊपर में। स्पेशली यहाँ पर हिजबुल्लाह के जितने भी टारगेट्स वगैरह हैं वो सब हिट किए हैं, और बहुत ही ज़्यादा भयंकर यहाँ पर बॉम्बार्डिंग की है। जिसमें हुआ यह है कि लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह ग्रुप है, हिजबुल्लाह के चीफ, अब हिजबुल्लाह के चीफ कौन है यहाँ पर, यही जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, नसरल्लाह, हसन नसरल्लाह। तो हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह के लीडर हुआ करते थे। 1992 से यहाँ पे लीड करना शुरू करा।
आज 30 से ज़्यादा साल हो चुके थे हिजबुल्लाह ग्रुप को लीड करते करते, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैटर यह है कि इसराइल ने बेरूत के अंदर में जो मिसाइल स्ट्राइक की है फ्राइडे में, उस मिसाइल स्ट्राइक में नसरल्ला मारे गए। ठीक है, तो नसरल्ला के मारे जाने की वजह से बहुत सारे जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो जगह जगह पे पब्लिश हो रहे हैं। ठीक है, लेबनान के अंदर में लोगों ने यहाँ पर कह सकते हैं कि शोक प्रकट करने के लिए गोलियाँ वगैरह चलाई है ना, स्पेशली यहाँ पर ऊपर आसमान में, और मॉर्निंग वगैरह यहाँ पर इस तरीके से की गई है। और बोला जा रहा है कि यहाँ पर लेबनान जो गाज़ा के सपोर्ट में उतरा है उसकी वजह से यहाँ पर यह हुआ है। इजराइल ने यहाँ पर हिजबुल्लाह के चीफ को मार के गिरा दिया है। उसके अलावा अभी नए चीफ बनाने की बात हो रही है, आने वाले समय पर एक नया चीफ बनते हुए देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर बात हो रही है। तो ध्यान रखना, हिजबुल्लाह बेसिकली एक ग्रुप है जो लेबनान के अंदर में आज स्पेशली सदर्न लेबनान में प्रेजेंट है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर लेबनान में इनकी वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है। नसरल्ला स्पेशली सदर्न लेबनान को देखोगे ना, तो नसरल्ला को एज अ रिलीजियस लीडर देखा जाता है। लोगों का यहाँ पर आइडल थे नसरल्ला, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है जो आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। नाउ अब दोस्तों यहाँ पे पहले एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो हिजबुल्लाह है क्या, पहले ये जानिए। हिजबुल्लाह मतलब होता है पार्टी ऑफ गॉड, इंग्लिश मीनिंग यहाँ पर इसका है। ठीक है, गॉड की एक पार्टी। इसको बोला जाता है कि दुनिया की मोस्ट हैविली आर्म नॉन स्टेट एक्टर है। कहने का मतलब है हमास के लीडर को भी देखो, हमास के चीफ को भी इसराइल ने रिसेंटली मारा था ईरान में, याद है ना। लेकिन हमास के साथ में जो भी हो रहा है, फिर भी अगर हम देखें कि हमास इतना स्ट्रांग नहीं है, हमास के पास में इतने वेपन्स वगैरह, इतनी मिसाइल्स नहीं है, लेकिन लेबनान के अंदर में जो हिजबुल्लाह प्रेजेंट है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है हमास के कंपैरिजन में। इनके पास में बहुत सारे हथियार हैं दोस्तों। अभी भी बोला जाता है हिजबुल्लाह के पास में 1.5 लाख से ज़्यादा मिसाइल्स प्रेजेंट हैं। ये बात इसराइल बोल रहा है, और इसराइल इन मिसाइल्स को ख़त्म करने के लिए आज के समय पर प्लानिंग कर रहा है। तो इसलिए बोला गया है हिजबुल्लाह आज के समय पर हैवली आर्म नॉन स्टेट एक्टर है। ये बात को सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ ने मेंशन की है। ये जो ग्रुप है इनके पास में इतने सारे हथियार हैं, रॉकेट्स, मिसाइल्स हैं, करंट समय पर लाखों मिसाइल्स, रॉकेट्स इनके पास में प्रेजेंट है, जैसा मैंने आपको बताया। ये ग्रुप का मेन पर्पज़ है इसराइल को हटाना, और इसराइल को हटाकर जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इनके रीजन में, वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो रहा है उसको ख़त्म करना। इतना ही नहीं दोस्तों, मेरे 2000 के समय पर अगर हम बात करेंगे तो 2000 की बात हो रही है। इन पर्टिकुलर रेंजेस के अंदर में जो हिजबुल्लाह है ये लेबनीज के पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हो चुका है। मतलब आज जो लेबनान देश है जिसमें ये हिजबुल्लाह प्रेजेंट है साउथ वाले पोर्शन में, उस लेबनान की पॉलिटिक्स, उनकी सरकार, देश के पार्लियामेंट में भी यहाँ पे हिजबुल्लाह को कई सारी सीट मिल चुकी हैं। तो हिजबुल्लाह आज के समय पर लेबनान को लीड भी कर रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अभी लेबनान में रिसेंटली इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा भयंकर हुए, है ना। इनकी इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर इन लोगों को प्रोटेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ा लोगों की साइड से। लेकिन बात यह है कि हिजबुल्लाह बना कैसे, ज़रा इसके फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री जान लो, एग्जामिनेशन में आपको सीधा सीधा ये हेल्प करेगा। दोस्तों लेबनान इस हिजबुल्लाह जो है ये फॉर्मेशन इसका होता है लेबनीज सिविल वॉर के समय पर। लेबनान जो ये देश आपको दिखाई दे रहा है, अभी जो अटैक हुआ है ना इसराइल ने, ये देखो रेड कलर के जो डॉट्स हैं, ये सब डॉट इसराइल के अटैक हैं हिजबुल्लाह के ऊपर साउथ वाले पोर्शन पे। इसलिए इसराइल ये बोल रहा था कि हमने इतने मिसाइल बरसाए हैं कि नसरल्ला का जिंदा रहना नामुमकिन है, और वही चीज़ यहाँ पर सामने निकल कर आई कि हाँ नसरल्ला मारा गया। इसको लेकर कई सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए। ये एरियाज़ वो हैं जिसको यहाँ पर इसराइल ने टारगेट किया है, और यहाँ पर इसराइल के अंदर जो ये ब्लू कलर के डॉट आपको दिख रहे हैं ये हिजबुल्लाह की साइड से अटैक करा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेबनान के अंदर में 1975 से लेकर 1990 के बीच में एक सिविल वॉर चला, एक गृह युद्ध चला। उसी गृह युद्ध के समय पर यहाँ पे क्या होता है, हिजबुल्लाह नाम के ग्रुप का जन्म हुआ यहाँ पर। यह जब लड़ाई चल रही थी, गृह युद्ध चल रहा था, इधर इसराइल पैलेस्टीन के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, तो बहुत सारे जो पैलेस्टीनियंस हैं, वो रेफ्यूजीज़, वो शरणार्थी, क्या होता है जैसे इसराइल 1948 में पूरा देश बस गया, तो कई सारे पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़ जो हैं, जितने भी शरणार्थी थे, वो यहाँ पर लेबनान में पहुँचे। इसराइल धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा था, इसराइल बढ़ता चले जा रहा था, और लेबनान लगातार पैलेस्टीनियंस के सपोर्ट में था। तो यहाँ पर क्या होता है, हिजबुल्लाह एक ग्रुप बनता है जिसका मेन टारगेट था इसराइल को हम बनने नहीं देंगे, इसराइल को ख़त्म कर देंगे। और आज भी इनका एम यही है कि इसराइल को पूरी तरह से हटा देना, वापस से यहाँ पर पैलेस्टीन को बनाना। तो इसके लिए हिजबुल्लाह है, हमास है, येमेन के हूदी रेबल्स, ऐसे बहुत सारे पर्टिकुलर ग्रुप दोस्तों आज के समय पर खड़े हो चुके हैं। तो हिजबुल्लाह यहाँ पर बना ईरान से इंस्पायर होकर भी। ईरान में 1979 में आपको पता है एक इस्लामिक रेवोल्यूशन होता है, और जो वो यहाँ पर क्रांति हुई उसकी वजह से क्या होता है कि ईरान ने ही एक पूरा ग्रुप बनाया वेस्ट एशिया के अंदर। मतलब ईरान को हल्के में ले लिया जाता है, लेकिन ईरान ने बहुत ग्रुप्स बना के रखे हैं। जैसे सीरिया को आज सपोर्ट मिल रहा है ईरान से, इराक को सपोर्ट मिल रहा है ईरान से, लेबनान में हिजबुल्लाह ग्रुप जो है ईरान सपोर्ट कर रहा है,
उसके अलावा येमेन के अंदर हूदी रेबल जिन्होंने अभी इसराइल के ऊपर में सीधा मिसाइल दागी थी, हाइपरसोनिक मिसाइल, यहाँ से इसराइल के ऊपर मिसाइल दागी। और तो येमेन के अंदर जो हूदी रेबल्स हैं उनको भी सपोर्ट मिल रहा है ईरान का। तो ईरान ने कई सारे यहाँ पर आपने कह सकते हैं कि अलग ग्रुप्स खड़े कर रखे हैं पूरे वेस्ट एशिया में। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया। अब ये सुनिए अगला आर्टिकल, पेज नंबर 11 पर आर्टिकल प्रेजेंट है, बहुत ही ज़्यादा काम का है, अच्छे से सुनिएगा। जैसे मैंने बोला यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। हुआ यहाँ पर यह है, हर संडे को एक आर्टिकल लिखा जाता है डॉक्टर बाला सुब्रमण्यन की साइट से, है ना, जो साइंस को लेकर आर्टिकल लिखते हैं। इनका कहना यह है जो द रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ बेसिकली गुजरात में प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे बहुत सारा नमक पाया जाता है ना। एक पहले ये समुद्र का हिस्सा हुआ करता था, बाद में यहाँ पर जो वाटर इवेपोरेट हुआ, यहाँ पे बहुत सारा नमक आपको देखने को मिल जाएगा। और यहीं पर इसके बगल में लिटिल रन ऑफ कच्छ भी है। तो गल्फ ऑफ इसमें यहाँ पे रन ऑफ कच्छ और लिटिल रन ऑफ कच्छ दोनों आसपास है गुजरात में। अभी मैं आपको मैप वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा। राइटर यहाँ पर ये बोलते हैं कि ये जो लिटिल रन ऑफ कच्छ है ये आज के समय पर घर है वाइल्ड एस सेंचुरी का। यहीं पर वाइल्ड एस सेंचुरी भी पाई जाती है। उस सेंचुरी के अंदर में आज दुनिया के जो इंडियन वाइल्ड एस हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये इंडियन वाइल्ड एस का साइंटिफिक नेम है इक्वेस हेमनियस खुर। इसको मतलब लोकली खुर भी यहाँ पर बोला जाता है। तो ये जो वाइल्ड एस है जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, तो इसकी बहुत सारी संख्या नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, केवल 6000 के आसपास ये प्रेजेंट है जो इसी एरिया में रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय पर ये जो लिटिल रन ऑफ कच्छ वाला रीजन है, यहाँ पे लगातार जो वेजिटेशन है वो ख़राब हुआ है, जो एरिया है वो डैमेज किया जा रहा है, जो एनवायरमेंट है वो बर्बाद हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो खुर हैं इनकी पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन हो रही है, जो हमारे लिए एक चिंताजनक विषय है। क्यों? क्योंकि मान लो अगर इस सेंचुरी के अंदर में चीता होता, शेर होता तो ठीक था, तो हम समझ सकते थे कि हाँ चीता शेर ने खा के इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल कर रखा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज ये फिर भी खत्म हो रहे हैं। रीज़न यह है कि यहाँ का वेजिटेशन, पेड़ पौधे समाप्त हो रहे हैं लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से। अब हुआ एग्जैक्टली यहाँ पर ये कि इस पर्टिकुलर सेंचुरी के अंदर में लास्ट टाइम जो भी लायन वगैरह देखने को मिला था वो 1850 में देखने को मिला था। आज जो दोस्तों यहाँ पर ये वाइल्ड एस प्रेजेंट है ये लगभग ज़ेब्रा के साइज़ का है। 21 साल तक ये जीवित रहता है। इन्हीं का ही यहाँ पर ये पूरा का पूरा रीजन आज के समय पर कहलाता है, ध्यान रखिएगा। बीच बीच में इनकी पॉपुलेशन खत्म भी हुई, कई बीमारियां भी इनके बीच में फैली, लेकिन वापस से ये थोड़े से इवॉल्व हुए। तो इस वजह से आयुसेन के अंदर में आज इनको नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में कवर किया जा रहा है, यानी इनकी पॉपुलेशन लगातार यहाँ पे खतरे में चली जा रही है। तो ये जो वाइल्ड एस, इंडियन वाइल्ड एस है, कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। और आप देख पाएंगे आधा जो बॉडी है ऊपर ब्राउन कलर का है, आधा बॉडी यहाँ पर नीचे व्हाइट कलर का होता है। इनकी जो दौड़ने की स्पीड है 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होती है। अब जरा विस्तार से मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों एशिया के अंदर जो वाइल्ड एस पाया जाता है ना, एशियाटिक वाइल्ड एस की ही एक प्रजाति है ये इंडियन वाइल्ड एस, जिसका साइंटिफिक नेम है इक्वेस हेमनियस खुर। और ध्यान रखिएगा ये इसकी पहचान आराम से की जा सकती है व्हाइट मार्किंग की वजह से। जैसे मैंने बोला आधा शरीर जो है ऊपर का ब्राउन होता है, नीचे आधा शरीर इसका व्हाइट कलर का आपको नजर आएगा। और मैं आपको बताऊं जो इंडियन वाइल्ड एस है इनकी दुनिया की आखिरी प्रजाति, आखिरी पॉपुलेशन केवल गुजरात में रन ऑफ कच्छ में प्रेजेंट है। तो थोड़ी बहुत संख्या ही बची है, जैसे मैंने आपको बताया, वो भी वहीं है और कहीं नहीं पाई जाएगी। और इस वजह से कंजर्वेशन स्टेटस के अंदर में आईयूसीएन में इनको नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा है, यानी लगातार खतरे की तरफ बढ़ रही है ये प्रजाति। और अगर हमने यहाँ पर इस प्रजाति को प्रोटेक्शन नहीं दी तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और इसीलिए हमने साइट्स में अपेंडिक्स 2 में कवर किया है। अपेंडिक्स 2 में कवर करने का मतलब यह है कि इस प्रजाति को लेकर जो ट्रेड है, जो व्यापार वगैरह है, वो हम नहीं कर सकते, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलते हैं। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल 1 में कवर कर रखा है। इसका मतलब क्या होता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1971 का शेड्यूल 1 ये बोलता है, 72 का शेड्यूल 1 ये बोलता है कि कोई भी जानवर अगर शेड्यूल 1 में कवर किया जाएगा तो उसको हाई प्रोटेक्शन दी जाएगी, कोई भी उसका शिकार नहीं कर पाएगा। शिकार करेगा तो उसके ऊपर हाई पेनल्टीज वगैरह चार्ज की जा सकती हैं। समझ गए? तो इस तरीके से आज इसकी सुरक्षा की जा रही है। रीजन यह है क्योंकि लगातार इनका जो हैबिटेट है वो डिक्लाइन हो रहा है, जो पेड़ पौधे वहाँ पे प्रेजेंट है वो खत्म हो रहे हैं, वेजिटेशन खत्म हो रहा है। कोई यहाँ पे वेजिटेशन खत्म होने की वजह से इनकी पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है। समझ गए? तो जैसे हमारी डंकी की स्पीशीज होती है ना, तो डंकी की ब्रीड्स में ही एक स्पीशी ये भी देखने को मिल जाएगी, इंडियन वाइल्ड एस। लेकिन वैसे यहाँ पर दोस्तों इंडिया के अंदर में बाकी जो डंकी की ब्रीड्स पाई जाती हैं उनका यूज़ किया जाता है हैवी लोड्स जो होते हैं, भारी भरकम जो सामान होता है वो ढोने के लिए इन्हीं गधों का इस्तेमाल होता है। तो डंकी की ब्रीड्स में इंडिया में ये 4 ब्रीड्स पाई जाती हैं। इनका ध्यान रखिएगा, मैंने पूरा लिस्ट लगा दिया है। एक यहाँ पर है कच्ची ब्रीड, जो स्पेशली गुजरात के कच्छ रीजन में ये भी देखने को मिलेगा, व्हाइट ब्राउन ब्लैक कलर में नजर आएगा। फिर एक आती है हलारी ब्रीड, गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में है। फिर एक है सिंधी ब्रीड, राजस्थान में यहाँ पर पाई जाती है, बाड़मेर जैसलमेर में। फिर है एक स्पीति ब्रीड,
ये हिमाचल में कोल्ड डेजर्ट एरियाज में पाई जाती है। तो यहाँ पर ये 4 इंपॉर्टेंट ब्रीड्स हैं डंकीज़ की। इंडियन वाइल्ड एस को लेकर यहाँ पे ये अलग से मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ इसको भी ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाउ जब भी बात आती है वाइल्ड एस के बारे में, तो इन वाइल्ड एस की जो एक सेंचुरी है, एक पर्टिकुलर, जैसे हर एक जानवर की ऐसे बहुत सारी सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क आपको देखने को मिलते हैं ना, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पर है? गुजरात के अंदर लिटिल रन ऑफ कच्छ में। ये इकलौती वही प्लेस है जहाँ पे इंडियन वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं, जिसको लोकली हम खच्चर भी बोल देते हैं कई बार। लेकिन इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दोस्तों कुछ आबादी भी रहती है, कुछ हमारी ट्राइब्स भी रहती हैं। एक है रबारी ट्राइब और दूसरी है भारवट ट्राइब। ये दोनों ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग भी रहते हैं। आखिरकार कहाँ है लिटिल रन ऑफ कच्छ? बड़ी देर से बात हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे इंडिया का पर्टिकुलर रीजन है, और यह है यहाँ पर गुजरात वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है। गुजरात में ही यह है आपका ग्रेट रन ऑफ कच्छ, यह है अरेबियन सी, और यह है लिटिल रन ऑफ कच्छ। ठीक है, अगर इसको जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर यह आपको नजर आएगा। तो ये हमारा इंडिया का गुजरात वाला हिस्सा हुआ। इसको यहाँ पर आगे बढ़ाकर देखेंगे अलग से तो यहाँ पर आपको ये नजर आएगा, ऊपर ग्रेट रन ऑफ कच्छ, नीचे लिटिल रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ बेसिकली एक सॉल्टी मार्शी लैंड आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ये जैसे मैंने आपको बोला है अरेबियन सी के जस्ट बराबर में है, और गुजरात जो भारत का हिस्सा है, सिंध प्रोविंस जो पाकिस्तान में है, उसके बीच में आपको ये नज़र आएगा। ठीक है, ऊपर यहाँ पे पाकिस्तान है, नीचे यहाँ पर इंडिया वाला हिस्सा है, इनके बीच में आपको ये पर्टिकुलर रीजन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे लिटिल रन ऑफ कच्छ के साथ बन्नी ग्रासलैंड्स भी देखने को मिल जाते हैं, और बहुत सारा जो नमक वगैरह है दोस्तों ये यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा काम का होने वाला है, लेकिन पहले इसको डिस्कस नहीं करेंगे। इससे पहले एक और हमारे पास में बहुत ही ज़्यादा काम का आर्टिकल है, और वो है ये वाला। पहले इसको कवर करेंगे। देखो, एक रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश हुई है जहाँ पे नई रिसर्च के अंदर में जो भी चीज़ें आई हैं उसको पब्लिश किया गया है। जो नई रिसर्च है वो ये सजेस्ट करती है जो पिग्स होते हैं, जो सुअर होते हैं, ये एज अ ट्रांसमिशन व्हीकल की तौर पे काम कर सकते हैं। यानी एक वायरस है देखो जिसका नाम है हेपेटाइटिस ई वायरस। ये वायरस वैसे तो चूहों में देखने को मिलता है, लेकिन हाल ही में ये वायरस चूहों से इंसानों में कैसे पहुंचा इसको लेकर चर्चाएं हो रही थी। तो पता ये चला कि इन चूहों से ये पहले तो पहुंचा सुअर के अंदर में, और उन सुअर से पहुंच गया इंसानों के अंदर में। ये रिपोर्ट दोस्तों यहाँ पे पब्लिश होती है। तो ये जो आपका वायरस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, हेपेटाइटिस ई वायरस, रैट्स के अंदर में देखने को मिलता है। स्पेशली चूहे ही इसके प्राइमरी रिजर्वायर हैं, चूहे के अंदर ही ये वायरस पाया जाता है। लेकिन पहला केस यहाँ पे पाया गया हांगकांग में 2018 में, फिर यूएसए में कई सारे केसेस निकल कर आए। तो विदेशों में यहाँ पर हेपेटाइटिस ई वायरस के केसेस इंसानों में देखने को मिल रहे हैं, जिसको लेकर हम कंफ्यूज थे कि चूहों से यह वायरस इंसानों तक कैसे गया। तो पता ये चला कि जगह जगह पर यहाँ पे दोस्तों पोर्क खाया जाता है, पोर्क का मीट, यानी पिग का मीट। अब होता यहाँ पर यह है कि ये जो पिग हैं पहले इनको फार्म वगैरह में पाला जाता है, प्रॉपर फार्म के अंदर में, तो वहाँ पे चूहे भी होते हैं। तो उन चूहों से ये इन्फेक्शन पहुँचा इन पोर्क के अंदर में, मतलब इन पिग्स के अंदर में। फिर उसके बाद कई सारी जगह पर यहाँ पर जो ये पोर्क का मीट खाया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, तो इस मीट को कंज्यूम करने की वजह से ये वायरस इंसानों में ट्रांसमिट हो गया, जिन जिन ने इसको कंज्यूम किया है। तो जैसे मैंने आपको बताया, रैट्स जो है ये मोस्टली यहाँ पर इस तरीके से पिग फार्म में पाए जाते हैं, और इन्हीं के माध्यम से ये ट्रांसमिट हो गया, जिस वजह से ये आर्टिकल चर्चाओं में है। अब दोस्तों एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो हेपेटाइटिस ई वायरस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको मैं थोड़ा और जूम करके पढ़ाऊंगा। जूम मतलब डिटेल से पढ़ाऊंगा, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट भी पब्लिश हुई है 2024 की। तो 2024 का एक लेटेस्ट डेटा है हमारे पास में, तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा, जो भी बात है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज होती है, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024। ये रिपोर्ट कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सीधा रिलीज करता है, जिसने ये बताया कि इंडिया में भी हेपेटाइटिस के बहुत सारे केसेस हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्या यही वाला हेपेटाइटिस ई की बात कर रहे हैं? नहीं। जब बात करते हैं हेपेटाइटिस की तो इसमें कई सारे प्रकार होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, इस तरीके से यहाँ पर केसेस नजर आते हैं। पहले मैं आपको सीधा सीधा हेपेटाइटिस के बारे में बता देता हूँ एग्जैक्टली होता क्या है इस बीमारी में, फिर उसके बाद बात करेंगे यहाँ दुनिया में कितना ज़्यादा गंभीर ये मुद्दा है। देखिए, ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ये होती है एक वायरस की वजह से, इन्फेक्शियस वायरस की वजह से, जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, और ये हेल्थ प्रॉब्लम ऐसी है कि एक इंसान के लिए जानलेवा हो सकती है। और ध्यान रखिए, मैं जैसे जब बताया आपको कि हेपेटाइटिस में 5 प्रकार के स्ट्रेन्स होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई करके इसके 5 वेरिएंट्स हैं, है ना। और इनका जो ट्रांसमिट होने का तरीका है वो अलग है, इनमें जो कह सकते हैं खतरा है वो अलग है, इन सब वायरस को रोकने का तरीका जो है वो भी अलग है। तो अलग अलग बीमारियां कह सकते हैं, लेकिन है एक ही कैटेगरी की। अब इसमें हेपेटाइटिस बी और सी वाला जो है, जैसे हमने डिस्कस किया ई तक है, ये ई वाले के बारे में तो अभी मैंने आपको बताया, इनमें बी और सी जो है मोस्ट कॉमन है। सबसे ज़्यादा लोगों को बी और सी होता है,
इसमें क्या होता है, लिवर के अंदर सिरोसिस हो जाता है, जिसको बोलते हैं लिवर सिरोसिस, यानी जहाँ पे लिवर सड़ने लगता है और धीरे धीरे करके यहाँ पे परमानेंटली डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो ये हेपेटाइटिस बी और सी वाले केस में होता है। अब कुछ केसेस हेपेटाइटिस के ऐसे होते हैं जिनको वैक्सीन देके सही कर दिया जाएगा, वैक्सीनेशन से उनको ठीक किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं, मतलब आप इमेजिन कीजिए, ये भी बोला जाता है 2030 तक 4.5 मिलियन प्री मेच्योर डेथ हो सकती हैं, इतनी मृत्यु हो सकती है, 40-50 लाख लोगों की जान जा सकती है हेपेटाइटिस बी सी की वजह से, अगर हम इनको ना बचाए तो मतलब कहने का बचाया जा सकता है इन लोगों को। हाँ बिल्कुल, कैसे? वैक्सीन देकर या प्रॉपर तरीके से उनका टेस्ट करके, उनको मेडिसिन देकर, एजुकेशन कैंपेन शुरू करके, उनको बता करके ये कितनी बड़ी गंभीर प्रॉब्लम है, लोग आज हम इसको इग्नोर कर देते हैं। समझ गए? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है जिसको बोलते हैं ग्लोबल हेपेटाइटिस स्ट्रैटेजी। उस स्ट्रैटेजी का मेन पर्पस है कि इस हेपेटाइटिस के जो नए इन्फेक्शन है इसको 90% से कम करना और इससे संबंधित जो मृत्यु है उसको 65% से कम करना 2030 तक। ये हमारा मेन टारगेट है। लेकिन होता यह है कि इस हेपेटाइटिस के केस में कई सारे लक्षण, कई सारी सिवेरिटी भी आपको नजर आएंगी। बोला यह जाता है कि जो हेपेटाइटिस ए बी सी डी एंड ई करके ये जो 5 इसके वेरिएंट हैं, इनमें या तो लक्षण थोड़े बहुत दिखाई देंगे या लक्षण दिखाई नहीं पड़ेंगे। अगर लक्षण दिखाई दिए तो ए बी सी में जो लक्षण दिखाई देता है उसमें बुखार हो गया, भूख ना लगना, डायरिया, जी मचलाना, है ना, डार्क कलर का यूरिन आता है, पीलिया सा हो जाता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको हेपेटाइटिस ए बी सी में देखने को मिलता है। फिर लिवर इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा, लिवर कैंसर हो सकता है, ये सब भी हेपेटाइटिस ए बी सी की वजह से होता है। लेकिन जब बात आती है डी की, तो हेपेटाइटिस डी जो है वो लोगों के अंदर में पाया जाता है जो ऑलरेडी बी वाले इन्फेक्शन से पीड़ित होता है ना, तो उनमें यहाँ पर ये सीरियस इन्फेक्शन हो जाता है। फिर हेपेटाइटिस डी जो है जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, थोड़ा रेयर होता है, बहुत कम इसे देखने को मिलता है। लेकिन हेपेटाइटिस ई वाला जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे अभी, न्यूज़ आर्टिकल इसका ही हमने डिस्कस किया है, इसके जो सिम्टम्स हैं इनमें थोड़ा बहुत बुखार होता है, भूख मर जाती है, जी मचलाने लगता है, पेट में दर्द हो रहा होता है, खुजली होती है शरीर में, स्किन के ऊपर रैशेस आती हैं, जॉइंट पेन, डार्क यूरिन, है ना, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। इसमें लीवर फेलियर भी हो सकता है। तो हेपेटाइटिस ई के सिम्टम्स आपको ये देखने को मिलेंगे। ऐसे यहाँ पर इन पांचों के पांचों केसेस को काउंटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव चला रखे हैं। जैसे एक इनिशिएटिव है नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, फिर दूसरा इनिशिएटिव है नेशनल हेल्थ मिशन, तीसरा है इंडिया का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और ऐसे दोस्तों यहाँ पर केवल भारत नहीं, दुनिया भर ने बहुत सारे इनिशिएटिव चला रखे हैं। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हर बार हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं। फिर WHO ने 2030 तक यहाँ पे हेपेटाइटिस को ख़त्म करने का जो पूरा टारगेट है वो यहाँ पे सेट किया हुआ है। पता है इतना ज़्यादा हम इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? रीज़न यहाँ पर यह है क्योंकि इंडिया दोस्तों आज के समय पर वो देश है जिसमें सबसे ज़्यादा बर्डन है इस हेपेटाइटिस इन्फेक्शन का, स्पेशली हेपेटाइटिस जो बी है, इसकी वजह, इसका बर्डन हमारे पास में बहुत ज़्यादा है, हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। इंडिया के अंदर में बताया जाता है 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन के साथ में जी रहे हैं आज भी, और 0.55 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन के साथ में जी रहे हैं। फिर यहीं पे बताया गया कि लगभग 50,000 से ज़्यादा नए हेपेटाइटिस बी केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे 2022 में, और 1 लाख से ज़्यादा केसेस हेपेटाइटिस सी के आपको नजर आएंगे। तो ये वायरल हेपेटाइटिस का जो इन्फेक्शन है इसकी वजह से लाखों मृत्यु भी हो रही हैं। 2022 में इस इन्फेक्शन की वजह से 1.23 लाख लोगों की जान गई। इमेजिन कीजिए, करोड़ों लोग बीमार हैं, लाखों लोगों की जान जा रही है, तो अपने आप में एक सीरियस कंसर्न तो है ही। लेकिन कौन सा वाला? हेपेटाइटिस बी और सी, ये सबसे बड़ा इन्फेक्शन है। लेकिन ये कैसे फैलता है? देखो, एक इंसान से दूसरे इंसान में ये आराम से फैल भी सकता है। जब बच्चा, एक छोटा बच्चा है जो यहाँ पर मदर के वॉम्ब के अंदर में धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, अब जो यहाँ पे एक प्रेग्नेंट महिला है जिसके पेट में यहाँ पर जो बच्चा डेवलप हो रहा है, तो उस मदर से उस बच्चे में ट्रांसमिट हो सकता है ये इन्फेक्शन। या जो हम लोग यहाँ पर ब्लड देते हैं, अगर वो अनसेफ तरीके से किया जाता है, या कोई इन्फेक्टेड ब्लड किसी को चढ़ा दिया जाएगा, या एक सुई का आपने इस्तेमाल किया है, वही सिंपल सुई जो एक इन्फेक्टेड व्यक्ति में इस्तेमाल कर दी, वही नॉर्मल में इस्तेमाल कर दी, तो इस वजह से भी यहाँ पर दोस्तों ये जो इन्फेक्शन है ये फैल जाता है। हेपेटाइटिस के केसेस इंक्रीज होते रहते हैं। इसका प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट कवरेज दोस्तों अगर आप देख पाएंगे, वैसे ट्रीटमेंट अवेलेबल है इंडिया के अंदर में। 2.4% केसेस जो हेपेटाइटिस बी के हैं और 28% हेपेटाइटिस टी सी के केसेस हैं वो डायग्नोस किए जा चुके हैं। इनका पता लग चुका है कि हाँ ये इस वाली बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं दिया जा रहा है। हालांकि ट्रीटमेंट है इसका, हमारे पास में दवाइयाँ वगैरह जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल हैं, सस्ती अवेलेबल हैं, फिर भी यहाँ पे लोगों ने ट्रीटमेंट इसका नहीं लिया है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसको यहाँ पे सुधार करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है।
और सुधार करने के लिए हमें कुछ दिक्कतों को ख़त्म करना पड़ेगा। दिक्कतों को, हाँ मतलब दिक्कत क्या है दोस्तों, हेपेटाइटिस को लेकर सबसे पहली दिक्कत है हमारे जो प्रोग्राम वगैरह है, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये प्रोग्राम हमने चलाया इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन सभी लोगों तक इस प्रोग्राम के फ़ायदे नहीं पहुंच पाए। तो इसको एक्सपांड करना होगा, हमें अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना होगा, लोगों को एजुकेट करना होगा, इसका जो ट्रीटमेंट है वो अफोर्डेबल करना होगा, सस्ता करना होगा, प्रॉपर तरीके से लोगों में इस बीमारी का पता लगाया जा सके, उस डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स को लेकर आना होगा, है ना। हमें जितने भी ऐसे लोग जिनके बारे में बीमारी का पता है, हमें कह नहीं रहे हम 2-3 करोड़ लोग बीमारी है, हमें पता है उनके बारे में, डायग्नोसिस कर चुके हैं, तो भाई उनको ट्रीटमेंट भी दो। ट्रीटमेंट अगर दोगे तभी तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स है वो काउंटर किए जाएंगे। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं दोगे तो बीमारी वो एक्सपैंड होगी, ट्रांसमिट होगी एक इंसान से दूसरे इंसान में, फिर आप क्या करेंगे। तो इसमें यहाँ पर एक सुधार की आवश्यकता है, समझ गए। चलिए आगे आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल पर। आज का एक आखिरी आर्टिकल है, ये भी यहाँ पर बात करता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। अब देखो AMR क्या है, वैसे मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ। जब हम अपनी एंटीबायोटिक्स, किसी को बुखार होता है वो एंटीबायोटिक्स खा लेगा, तो इसी एंटीबायोटिक्स का जब गलत उपयोग किया जाता है तो इससे बॉडी के अंदर प्रेजेंट बैक्टीरिया जो है वो इतना मजबूत हो जाता है कि उस पर ये एंटीबायोटिक काम करना बंद कर जाएगा, उस पर दवाई काम नहीं करेगी, वो बैक्टीरिया इतना शक्तिशाली हो गया है। उस केस को बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो केरला में भी यहाँ पर वैसे दुनिया भर में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बहुत सारे केस हैं, दुनिया का एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो केरला ये कहता है कि हम अपने राज्य में OTC के ऊपर बैन लगा देंगे, OTC की सेल के ऊपर बैन लगा देंगे। OTC मतलब ओवर द काउंटर सेल ऑफ एंटीबायोटिक्स। आज एंटीबायोटिक जगह जगह कहीं पर ही मिल जाती है, किसी भी शॉप पे जाओगे, मेडिकल शॉप में आराम से मिल जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि हम बेचने ही नहीं देंगे, मतलब ओवर हर एक काउंटर पे अवेलेबल नहीं होगी। अगर कहीं पर अवेलेबल होगी तो प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन देखा जाएगा, किसी से डॉक्टर से यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन मिला है नहीं मिला है। आज इंसान ऐसी कोई सी भी एंटीबायोटिक खा लेता है, बुखार है, हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, मतलब डॉक्टर बन रहा है, हर किसी के घर में डॉक्टर होते हैं, ये नहीं ये दवाई खा लो काम हो जाएगा। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसे जो ओवर द काउंटर बिक्री हो रही है उसको हम बंद ही कर देंगे। तो प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन होगा, डॉक्टर की साइट से बताया जाएगा, तभी यहाँ पर आपको ये दवाई दी जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी वहाँ पे। तो केरला ने ये काम कर दिया दोस्तों। तो आप कहोगे बढ़िया है, इससे तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रुक जाएगा, लेकिन नहीं इसलिए क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है दूसरी प्रॉब्लम केरला के सामने आ जाती है। कौन सी? कि भाई केरला आज के समय पर जो अंडे हैं, वेजिटेबल्स है या ब्रॉयलर चिकन है, ये 60% तक डिपेंडेंट है, मतलब कि 60% ब्रॉयलर चिकन, एग्स, वेजिटेबल ये सब केरला में कंज्यूम किया जाता है। लेकिन जो कंजम्पशन होता है ये आसपास के राज्यों से आता है, जो आसपास के स्टेट हैं। और बोला यहाँ पर ये जाता है कि वो स्टेट के अंदर में कोई भी ऐसी पॉलिसी है नहीं जो केरला एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को रोकने के लिए बना रहा है, तो वहाँ पे तो ये कोई पॉलिसी नहीं है। तो जो भी यहाँ पर फूड दूसरे राज्य से केरला में आएगा उसमें एंटीबायोटिक प्रेजेंट हो सकता है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, उसमें एंटीबायोटिक हो सकता है, ये एंटीबायोटिक को कैरी करता है ये सब फूड। तो अगर एंटीबायोटिक को रोकने के लिए ये अपने राज्य के अंदर में ओवर द काउंटर करके जो भी यहाँ पर नॉर्मल काउंटर पर बिक्री होती है इसको रोक रहे हैं, तो भाई इंपोर्ट के ऊपर भी इन्होंने कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर केरला धीरे धीरे करके यहाँ पर कई सारी जो चीज़ें हैं वो अपने स्टेट में ही प्रोड्यूस कर रहा है, वो यहाँ पर कहा जा रहा है। फिलहाल जो भी सिनेरियो होगा आगे उसके बारे में पता चली जाएगा। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है वो यहाँ पर इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था ब्रह्मोस मिसाइल कौन सा मिसाइल है? तो दोस्तों यहाँ पे इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ब्रह्मोस मिसाइल एक मीडियम रेंज का रैमजेट पावर्ड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कौन सा मिसाइल है? यह है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अच्छा, मैं आप लोगों से एक सिंपल सवाल पूछना चाहूँगा जो मैंने कई बार पढ़ाया भी है, जो वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा। मैंने कई बार आपको बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बीच में फ़र्क बताया है। चलो आज आप बताओ बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या डिफरेंस होता है, नीचे कमेंट सेक्शन में। सभी लोगों को इसका जवाब देना है, ठीक है। कम से कम पार्टिसिपेट यार क्या करो इन सब क्वेश्चन के अंदर में, ये हेल्पफुल होते हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रशिया ने मिलकर डेवलप किया है। इसका नाम ब्रह्मोस कैसे पड़ा है आपको पता है ना? भारत की नदी है ब्रह्मपुत्रा, रशिया की नदी है मॉस्कवा। तो दोनों नदियों का जो नाम है वो लेने के बाद में, मिलाने के बाद में ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ पर तैयार किया गया। आज ब्रह्मोस मिसाइल को हम ज़मीन, आसमान, समुद्र कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, हाई स्पीड मिसाइल है, सटीक तरीके से अपने टारगेट को हिट करती है। बट आपने ही बताना होगा क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। नाउ फिर उसके बाद स्टार्टिंग में आपको जो यहाँ पे प्लेसेस एंड न्यूज़ का क्वेश्चन दिया गया था कि एक जगह को मैप में देख लेना, वो जगह है ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। तो वो जगह को अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पे पर्टिकुलरली मैप में देखेंगे तो ये यहाँ पर प्रेजेंट है वेनेजुएला के जस्ट ऊपर, आपको यहाँ पर ये नज़र आएगा ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, ठीक है। तो ये जो
कंट्रीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है, आइलैंड कंट्री है। ये फर्स्ट कंट्री है कैरेबियन रीजन में जिसने भारत का जो यूपीआई सिस्टम है, मतलब ये क्या है, कैरेबियन नेशन है। ये कैरेबियन सी आपको दिख रहा है, इसमें जो कंट्रीज़ है वो कैरेबियन कंट्रीज़ कहलाती हैं। तो उन रीजन में ये वो रीजन है जो भारत का यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपना चुका है। तो ये आइलैंड कंट्री के बारे में ध्यान रखिएगा। वेनेजुएला के जस्ट ऊपर है, वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राज़ील, ये सब साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की साइड में हम घूम रहे हैं, ठीक है। इसी के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर ट्रिनिडेड एंड टोबैगो देखने को मिल जाता है। चलिए, इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।